यहाँ पर बात की जाए तो बजट सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर देश की जनता को संबोधित किया और उन्होंने जो एक लाइन कहा उसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। उनका कहना है कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि आगामी बजट जो पेश होने वाला है 1 फरवरी को, क्या इस बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रूपरेखा देखने को मिल सकती है? देखिए, रिफॉर्म 91 से चल रहा है, कोई ऐसी नहीं है कि यही सरकार कर रही है, पिछली सरकारों ने भी किया है। ओवरऑल देखिए, जो चैलेंजेस थे, एक तो पैंडेमिक से हमारी इकोनॉमी जूझी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जूझी, और उसके बाद जब ट्रंप का ये पूरा टैरिफ का ये शुरुआत हुआ, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी स्मूथ है, अच्छी है, वेल सेफ्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टैंडर्ड और पुअर्स ने, जो सॉवरेन क्रेडिट एजेंसी, 18 साल बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में सुधार किया है, 18 साल बाद। तो इसलिए एक लैंडमार्क है, जो बी माइनस था उसको बी किया है, यानी वो माइनस घटा दिया है। दूसरी बात देखिए, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर उसको देखेंगे तो 2014-15 में जब मोदी जी आए थे तब 3,27,000 करोड़ रुपए थे, और आज 2026 में ये बढ़ के 15,48,000 करोड़ हो गए। यानी इतना ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। उसके बाद आप देखेंगे तो ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसा है नहीं, शुरू से ही ऐसी स्थिति रही है मैन्युफैक्चरिंग की, और उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसके आकार को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो ट्रंप के तमाम तरह के प्रतिबंधों के बावजूद वो बना हुआ है। $304 बिलियन का हमारा सर्विस एक्सपोर्ट हुआ है, और वो सरप्लस जो है लगभग $151 बिलियन का है। तो वो हमारे पास एक मार्जिन है, और रेमिटेंसेज $134 बिलियन का आया है हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो हमारे इकोनॉमी के फाउंडेशंस हैं वो ठीक है, क्योंकि 2020-21 में हमारा फिस्कल डिफिसिट 9.2 पे चला गया था, जो अब घट के 4.4 पे आया है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है, जैसे देखिए डायरेक्ट टैक्स जो थे 59% अभी लिया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स 41% आ गया है रेशियो। इसका मतलब क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो गरीब और अमीर सब पे बराबर लगता है। यानी अगर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो वो गरीब पर ज्यादा बोझ पड़ता है। जैसे समझिए, कोई 10 रुपए का बिस्किट अमीर ले चाहे गरीब ले, उसको टैक्स बराबर देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में कमी आ रही है और डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है, हमारे पास टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं। जैसे 6.2 करोड़ थे पहले इनकम टैक्स पे करने वाले, अब ये 9 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो देखिए, जो चैलेंजेस थे, इंटरनल चैलेंजेस और जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, उसको हमारे देश के जो इकोनॉमी है उसको फेस किया है। हमारे फाउंडेशंस बेहतर है, और हमारे पास अब ऑप्शंस हैं कि हम रूरल सेक्टर में, जैसे जो आकांक्षी जिले हैं, वहां हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आय पर कैपिटा बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए हम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा जो विकसित भारत जो जी राम जी योजना है, उसमें हम लेबर कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, यानी 400 रुपए तक कर सकते हैं 125 दिन के लिए, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर विकास जी बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने यह भी जिक्र किया है कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत का सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है, और वही सर्विस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में तो फिर ये उपलब्धि है। निश्चित रूप से उपलब्धि तो है, और ये उपलब्धि बढ़ेगी जब ये यूरोपियन यूनियन के साथ आप डील करेंगे, तो उससे दो फायदा होगा। आपका जो कम से कम जो कॉटन इंडस्ट्री है, वो लगभग $40 बिलियन की कमाई वहां से कर लेगा, और उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉटन इंडस्ट्री है वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो। तो एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट आपको होगा, और एक आपका, और वो उसमें चूंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। दूसरी बात देखिए क्या है कि 850 अरब डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, अगर दोनों को मिलाते तो हम कह सकते हैं कि देखिए ट्रंप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, भारत को भी नुकसान है उससे, लेकिन अमेरिका की जनता की परचेजिंग पावर उससे बहुत ज्यादा घटी है, क्योंकि वो टैरिफ अमेरिका की जनता को भुगतान करना है, एक बात। दूसरी बात, $34 ट्रिलियन का कर्ज तो अमेरिका पर है, और उसके जो बॉन्ड हैं, वो जो 30 साल का बॉन्ड पूरा हो गया, वो $10 ट्रिलियन का है, जिसका कोई परचेज करने वाला नहीं है। तो
मुझे लगता है वो हताशा उनकी है। जब देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील हुई तो क्या हताशा निकली है अमेरिका की और किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। तो ठीक है, चुनौतियां मिलती है, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदला है भारत के लोगों ने भी, और खास करके जो इसमें कह सकते हैं जो हमारे एनआरआईज हैं उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रेमिटेंसेज जो भेज रहे हैं लगातार, उससे इकोनॉमी में जो व्यापार घाटा है ओवरऑल वो कम हो रहा है। और जी। देखिए इसमें मैं देख रहा था कि जो एक्सटर्नल डेब्ट है हमारा, तो ये देखना जरूरी है, क्योंकि 2014-15 में ये टोटल जीडीपी का 23.8%, जो 2025 में घट के 19.2% हो गया। यानी जो एक्सटर्नल डेब्ट है उसको भी हम लगातार घटा रहे हैं। तो है, अभी भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो है वो बिल्कुल उसी स्थिति में है जो आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था। ठीक तो है। मैन्युफैक्चर और हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता जो है सर्विस सेक्टर पे है। वो 50% आसपास हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट ठीक है कर रहा है। तो ठीक किसी है। भी एक सेक्टर पे अति निर्भरता जो है वो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं। ठीक है सर। आपको डाइवर्सिफाइड करना होगा और उसके लिए हमारे जो इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव देना ठीक होगा, है। टैक्स बेनिफिट देना होगा, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो सरकार कर सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।